नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सचिन तेंदुलकर से एक बार किसी ने पूछा कि जब आप मैच जीत जाते हैं और जब आप मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच चुने जाते हैं तो उस रात या मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच बनने के बाद आपके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं। सचिन का जवाब था कि मैं अगले मैच के बारे में सोच रहा होता हूं, जिसके साथ अगला मैच है। मैं उस रात उनकी वीडियोस देखता हूं, कौन कौन बॉलर जो है उस मैच में दूसरी टीम की ओर से खेलने जा रहे हैं। मैं उनकी गेंदबाजी देखता हूं, वीडियो चलाता हूं, उनका पैटर्न समझने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये पॉलिटिकल शो है, हम रोज राजनीति की बातें करते हैं, तो आज स्पोर्ट्स कहां से आ गया, सचिन तेंदुलकर का जिक्र कैसे हो गया। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये एक पैटर्न है। एक चीज में सफलता या असफलता हासिल करने के बाद बजाय उसके जश्न मनाने के, उसी सफलता को दोहराने के लिए अगले मैच की तैयारी करना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी सीख लिया है। और चुनाव दर चुनाव जीत का सिलसिला बरकरार रखने का फार्मूला जो सचिन तेंदुलकर के पास था, वही लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं, 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, या यूं कहें कि 2019 के मुकाबले 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगले दिन से सड़कों पर उतर चुकी है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, जो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कैबिनेट मंत्री बनने के तुरंत बाद वो प्रदेश में पहुंचे, रोड शो किया और कुछ ऐसी बातें कही है जिससे लगने लगा है कि बीजेपी 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिनको सुधारने की जरूरत है, और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठ बोला और झूठ बोल के एक वर्ग विशेष के वोट हासिल किए। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अब उस वर्ग को साधने की तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो वोट उसके यहां से खिसके हैं वो वापस बीजेपी में आए। कांग्रेस इसको लेके क्या रणनीति बनाती है, ये भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजियां अब आनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के बीच भी लगे थे, भीतरघात के आरोप लगे थे, लेकिन वो इलेक्शन के तुरंत बाद लगे थे, और मतदान होने के बाद जो आरोप लगे थे उसके तुरंत बाद उन आरोपों पे जो होना था वो हुआ। लेकिन अब यह लगने लगा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 का साल इलेक्शनों का साल है। पूरे देश की निगाहें अब 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे डटी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं। और ये बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी नुकसान खाती है तो ये उसकी साख के लिए भी बड़ा सवाल हो सकता है। तो साख बचाने का सवाल है, ये नाक बचाने का सवाल है। नाक बचाने का सवाल किसके लिए हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये साख बचाने का सवाल है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से अलग अलग पार्टियां जो है वो चुनाव में जुट गई हैं या उनको अभी जुटने की जरूरत है। कौन सचिन तेंदुलकर की तरह अब फ्रंट फुट पे खेलने का मन बना चुका है, और कौन राहुल द्रविड़ की तरह तकनीकें इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे साथ विधानसभा चुनाव की चर्चा को लेकर आपके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी टिप्पणियां आप सब लोग सुनना और जानना पसंद करते हैं, इनके विचार आप जानना पसंद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन जी जो विश्लेषण करते हैं वो तथ्यात्मक होता है। स्वागत है नवीन जी आपका। धन्यवाद आवाज जी। तो बीजेपी अब सचिन तेंदुलकर वाली फॉर्म में आना चाहती है? देखिए डवाज जी, हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है, सबसे उच्च दर्जे की परीक्षा मानी जाती है।
इस परीक्षा को पास करने वाला विद्यार्थी इस बात का इंतजार नहीं करता कि जिस दिन परीक्षा की तिथि आएगी, जिस दिन डेट अनाउंस होगी कि इस दिन आपकी यूपीएससी की परीक्षा, उस दिन वो उसकी तैयारी चालू करेगा। जिसने वो परीक्षा पास करनी है वो 1 साल पहले 2 साल पहले उसकी तैयारी चालू कर देता है। उसे पता है कि मैंने आईएएस बनना है, मैंने आईपीएस बनना है, मैंने आईआरएस बनना है। तो यूपीएससी की परीक्षा के लिए जो बच्चा पहले से तैयारी कर देगा, उसे ये पता है मैंने क्या मुकाम हासिल करना है, तो वो उसको मुकाम हासिल करता है। तो टारगेट सेट कर लिया, वो आदमी अपना टारगेट सेट कर लेता है। वो चाहे खेल का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो, और चाहे राजनीति का, चाहे वो राजनीति का हो। देखिए, सबका मूल मंत्र वही है, जिसने कामयाबी हासिल करनी है वो समय का इंतजार नहीं करता, वो परीक्षा का इंतजार नहीं करता, वो पहले ही अपनी तैयारी चालू करता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव पूरे होते ही हरियाणा में अपने विधानसभा की तैयारी इसी तरीके से चालू कर दी है। वो आज दिखाई देने लगी है जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली, अपना कार्यभार संभाला, और उसके बाद हरियाणा के सुपर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मैदान में उतर गए। अच्छा, केंद्रीय बीजेपी को भी मालूम है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने साख के सवाल की बात की, इसीलिए हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब कैबिनेट में लिया गया, केंद्रीय कैबिनेट में, तो उनको दो महकमे दिए गए। ऐसे हरियाणा में पहली बार हुआ शायद। देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हासिल की हैं, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी लोकसभा चुनाव में। या तो 5 हासिल की या 5 गवाई है। 5 गवाई हैं और 5 हासिल की हैं। 5 सीटें आने के बावजूद मोदी मंत्रिमंडल में 3 मंत्री बनाए गए हैं जी। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री हैं जी। पहले 10 मंत्रियों में उनका नाम है जी। महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया। हाँ, 8वें नंबर पे शपथ ली। 8वें नंबर पे शपथ ली। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए जी। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को एमओएस बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ये मुझे लगता है सरकार की, केंद्र की, पार्टी की एक रणनीति के तहत किया गया, क्योंकि उन्हें पता है हरियाणा में अक्टूबर में, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर इनको मंत्रालय दिए गए, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आप ये देखिए, हरियाणा में पंजाबी समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। बड़ा वोट बैंक। हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति चलती रही है शुरू से, और मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट चेहरे के रूप में उतारा। उनको मुख्यमंत्री 2014 में बनाया, 2019 में बनाया, तो इसीलिए बनाया कि उनको नॉन जाट चेहरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हरियाणा की जनता को दिया। और राव वीरेंद्र सिंह की हम बात करें तो अहिरवाल में उनकी ऐसी पकड़ है, इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत की 14 सीटें अहिरवाल में आती हैं दक्षिण हरियाणा की। जी जी जी। 14 में से 11 सीटों पर यादव यानी अहीरों का वर्चस्व है। वो जीत हार का फैसला करते हैं। वो जीत हार का फैसला करते हैं, और माना जाता है कि राव इंद्रजीत जिसको टिकट दिलवाते हैं, जिसका साथ देते हैं, वो चुनाव भी जीतता है जी। ये उनका इतिहास रहा है जी। इसी तरीके से फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर का अपना वर्चस्व है, गुर्जर मतदाताओं पर उनकी पकड़ है, गुर्जरों के वो बड़े नेता हैं। आप 2019 के चुनाव देखें तो उनके विधानसभा में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी जी। बिल्कुल। एक कांग्रेस के पास गई, 1 सीट निर्दलीय के पास गई, और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही जब 7 सीटें एक ही लोकसभा सीट से आई थी जी। तो इसलिए मोदी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को स्थान दिया गया। सबसे बड़ा स्थान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया गया, और उन्होंने आज इसकी तैयारी रोड शो में उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि वो केंद्र में भले ही चले गए हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज ही उनका वर्चस्व है, हरियाणा के चुनावों में आज ही उनका दखल है। हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेगी तो ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर से पूछ कर लेगी। जिस तरह उनको सुपर सीएम माना जाता है, वैसे ही माना जाता है
कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कभी कोई फैसला होगा तो मनोहर लाल खट्टर उनके बयान को डिकोड कीजिए आप, उनके बयान को डिकोड करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष को बहलाया गया, फुसलाया गया या उनको झूठ बोल के वोट लिया गया संविधान के नाम पे, बदलाव के नाम पे। इसको कैसे, क्या बीजेपी समझ चुकी है कि ये एक पर्टिकुलर वोट बैंक जो है उसके हाथ से निकल रहा है? देखिए 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें ली थी जी। इस बार 5 सीटें ली है, 5 का उन्होंने नुकसान खाया है, 5 सीटें कांग्रेस के पास गई हैं। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने समीक्षा की तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा वर्ग उनसे टूटकर कांग्रेस के साथ गया है। बिल्कुल। और वो वर्ग, उस वर्ग को वापस लाने के लिए आज मनोहर लाल खट्टर ने अपने रोड शो के दौरान कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात कहकर, ये आरोप लगाकर इस बात को प्रचारित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान बदल देगी, संविधान के साथ छेड़खानी होगी और लोगों को नुकसान होगा। इस बात का उन्होंने भरपूर प्रचार किया और इसका नुकसान हमारे को हुआ। तो ऐसा लग रहा है एक बड़े वर्ग को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने इस बात का कि भी हम संविधान के साथ ना छेड़छाड़ करेंगे, ना हम कोई नुकसान करेंगे। लेकिन वोटर ने जब वोट दिया, अपना मतदान किया, तो उसने तो सोच समझ के किया होगा। क्या इस तरह से उनको क्या वापस लिया जा सकता है? इस तरह से बयान देके एक किस्म से ये तो सफाई भी है। वोटर तो ये समझता है कि अगर बीजेपी 400 पार चली भी जाती है और जिस तरह से इनके नेताओं की ओर से बयान आए कि संविधान में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए 400 पार जाना जरूरी है, तो वोटर कम से कम इतना समझदार तो है कि उसे पता है कि अब तो ये सफाई है, मात्र अगर हो जाता तो फिर क्या होता। देखिए आज जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने कहा जी कि कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर वोटरों को बरगलाया, वोटरों को बेवकूफ बनाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जुमलों की राजनीति नहीं की जी। जुमलों की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता हासिल की, चाहे वो केंद्र की रही हो, चाहे वो केंद्र की राजनीति रही हो, चाहे वो हरियाणा की रही हो, प्रदेश की रही हो, खुद बीजेपी के नेताओं की ओर से ही तो चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही गई थी कि 400 पार संविधान में बदलाव के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो मैं वही कह रहा हूं, उनका ये बयान कांग्रेस ने उसको पकड़ा, उन्होंने इस बात को प्रचारित किया। और यही नहीं, अगर याद करें भारतीय जनता पार्टी का वो बयान कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में होगा, वो भूल गए इस बात को कि ये भी नारा उन्होंने दिया था। वो ये जुमला ये भी उन्होंने जुमला अमित शाह ने कहा ये चुनावी जुमले होते हैं। हाँ, तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अपने जुमले उतार सकती है, जनता को बेवकूफ बना सकती है, जनता को बरगला सकती है, तो कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात को पकड़ा है, उसी बात को उन्होंने प्रचारित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं था, इस बात का अंदेशा उन्हें नहीं था। अब जब समीक्षा की जा रही है तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी और इसका कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। डैमेज कंट्रोल में लग गई पूरी बीजेपी। देखिए भव्य बिश्नोई जो है घर घर जाके अपने हल्के में लोगों से मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं, उनकी दिक्कतें सुन रही है और सुनने के साथ साथ न केवल वो सुन रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उन्होंने लिस्ट दी है कि उनके हल्के में क्या क्या काम होने चाहिए। तो डैमेज कंट्रोल में तो लगी, क्योंकि आदमपुर में भी बीजेपी पिछड़ी इस लोकसभा चुनाव में। देखिए डबास जी, हिसार का आदमपुर हल्का 1968 से भजनलाल परिवार का दुर्ग माना जाता है। बिल्कुल, पहली बार भजनलाल 1968 में वहां से विधायक बने और उसके बाद से लगातार वो और उनका परिवार चुनाव जीतता रहा। उनका ऐसे अभेद्य किला माना जाता है जहां से कोई और जीत नहीं सकता। लेकिन भजनलाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने उस किले को वो मजबूती, मुझे लगता है, वो नहीं मिल पाई। आप ये देखिए उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उनका वोट बैंक खिसकता चला गया। वोट बैंक भले वो जीतते रहे लेकिन उनका वोट बैंक का मार्जिन कम होता चला गया। मैं इसमें आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं कुछ दिन पहले एक नेता से बात कर रहा था और वो भजनलाल जी के साथ भी, उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ रहे, वो उन्होंने कहा कि भजनलाल खुद को राजनीति का पीएचडी बताते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका परिवार जो है ना राजनीति में 10वीं पास भी नहीं कर पा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं, उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं
जब तक भजनलाल ने राजनीति की, जब तक भजनलाल राजनीति में रहे, बड़ा नाम रहा उनका, हरियाणा में भी केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन सरकार बचाई नरसिम्हा राव, उन्होंने सरकार, केंद्र की सरकार उनके बूते पे चलती रही, नरसिंह राव की सरकार जी। और लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरीके से उनके परिवार ने राजनीति की, उनका वो वोट बैंक खिसकता चला गया। भले ही वो जीतते रहे, उन्होंने राजनीति की, लेकिन आप ये देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे चौधरी बृजेंद्र सिंह ने हिसार लोकसभा सीट से उनको पराजित किया और वहां से वो जीत करके आया। तो ये उनके लिए नुकसानदायक था, उनके लिए पहली बड़ी शिकस्त थी। कुलदीप बिश्नोई रोए थे उस समय, कुलदीप बिश्नोई रोए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो अपने हिसार लोकसभा से चुनाव हार जाएंगे। आप ये देखिए, कुलदीप बिश्नोई अपना ज्यादातर समय दिल्ली में निकालते हैं, जबकि भजनलाल की एक खासियत थी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, भले ही वो चंडीगढ़ रहे, भले वो दिल्ली रहे या वो हिसार रहे, आम जनता से वो सुबह और रात को वो समय नहीं देखते थे, वो पब्लिक से मिलते थे, जनता से मिलते थे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में उनके पास एक बड़ी टीम थी, उनके पास नेताओं की, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा अमला था, एक बड़ी फौज थी। लेकिन आज बिश्नोई परिवार के पास हिसार के बाहर कहीं फौज नजर नहीं आती, कोई टीम नजर नहीं आती। इन्होंने ये बड़ा नुकसान राजनीति में किया, इसीलिए डैमेज कंट्रोल में लग गए। अब इस लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली, परिवार को दरकिनार कर दिया गया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो कांग्रेस ने किया, ना कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी, ना भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी। लेकिन इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में वो विधानसभा चुनाव में चुनाव अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस से चंद्रमोहन लड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप लड़े या उनका बेटा भव्य बिश्नोई लड़े। देखिए, राजनीति उनको करनी है, चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा और उसकी तैयारी में अभी से लड़ गए। वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के साथ नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्होंने जो घोषणाएं पिछले चुनावों में की थी और जो काम अधूरे रह गए हैं, उसकी लिस्ट उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को सौंपी है। उन्होंने कहा है कि हमने ये घोषणाएं की थी, ये काम पूरे नहीं हुए, इन कामों को चुनाव से पहले तुरंत पूरा करवाया जाए। एक बड़ा सवाल हो रहा है, 5 सीटें गंवाई हैं देखिए, और 5 सीटों पे जो कैंडिडेट थे एक से एक मजबूत, चाहे रणजीत सिंह चौटाला रहे, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनको टिकट मिली, अशोक तंवर, चाहे बंतो कटारिया, रतनलाल कटारिया, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी, तो जैसे बडोली साहब है, मोहनलाल बडोली सोनीपत से चुनाव लड़े जी। तो ये जो लोग चुनाव हारे हैं, इनके साथ क्या होगा? इनमें से बडोली साहब तो विधायक भी हैं और रंजीत चौटाला साहब विधायक थे, रानिया से उन्होंने इस्तीफा दिया चुनाव लड़ने के लिए। देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं की मैं बात करता हूं। लोकसभा से जो उम्मीदवार चुनाव हार गए, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों के वो नेता आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में लग गए हैं। अरविंद शर्मा और सब, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, क्योंकि उन लोगों को राजनीति करनी है और उन लोगों ने लोकसभा चुनावों में अपनी पूरी तैयारी की थी। भले ही वो उसमें पिछड़ गए हों, चुनाव हार गए हों, लेकिन 4 महीने का समय है विधानसभा में, कोई बहुत लंबा समय नहीं है। तो उन लोगों ने अपने समर्थक, अपने वोटरों को जो जोड़ा था, उन्होंने मेहनत की थी, उस मेहनत को वो विधानसभा में उसका फायदा उठाना चाहते हैं और पार्टियां भी चाहेंगी कि उन लोगों को विधानसभा में मैदान में उतारा जाए, चाहे वो रंजीत चौटाला हो, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, चाहे मोहन सिंह बडोली हो, जितने भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस में आप देखिए, चाहे वो किरण चौधरी की बेटी श्रुति की उन्होंने टिकट काट दी, भजनलाल परिवार को उन्होंने टिकट नहीं दी, या जितने भी बड़े नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे उनको, लेकिन विधानसभा में ये सारे बड़े नेता अवश्य चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने राजनीति करनी है तो इन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और तैयारी इन्होंने अभी से चालू कर दी। एक लोकसभा सीट में विधानसभा की 9 सीटें आती है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने अपने अपने हल्के पहचान लिए होंगे, जहां पे इनको ठीक ठाक पोजीशन अपनी लग रही है, तो वहां दावेदारी करेंगे ये लोग। देखिए, इन नेताओं की सबकी लगभग अपनी विधानसभाएं
पुरानी विधानसभाएं हैं जहां से ये चुनाव लड़ते आए हैं और वहीं से इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े थे। भले ही वो चुनाव हार गए, सबके आरोप अलग अलग हैं चुनाव हारने के। कोई अपनी पार्टी के भीतरघात भी तो बता रहा है, कोई दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि इन्होंने जनता को बरगला दिया। समीक्षा सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। फरीदाबाद में आप देखिए, महेंद्र प्रताप चुनाव हार गए, लेकिन उनके बेटे ने अपने चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। करण दलाल जो लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकट नहीं मिली, उन्होंने पलवल से अपनी चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। इसी तरीके से आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, उन्होंने होडल से अपने चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने चुनाव हारे, उन्होंने भी अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। मुझे लगता है ये सारे बड़े नेता अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाए रखने के लिए, उनको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस नेताओं को तो लग रहा है कि सरकार उनकी आएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो उनका नुकसान हुआ है उन्होंने उस पर समीक्षा की है, वो उसकी तैयारी में लग गए हैं। आप मनोहर लाल खट्टर को देखिए, आप बच्चनलाल परिवार को देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चालू कर दी है। उन्होंने उन कमियों को दूर करना शुरू कर दिया है जो 9.5 साल में उनको लगा कि भी जनता इनसे त्रस्त रही, परेशान रही, क्योंकि वो खुद एक विधायक थे। विधायक रहते हुए उन्होंने झेला है कि जनता उनके पास परेशानियां लेकर आती थी, अफसरशाही हावी थी, अफसर सुनवाई नहीं करते थे। तो वो इस बात को जमीनी स्तर पर जानते हैं, इसलिए वो इस बात की अब तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे हैं। कितनी भरपाई हो पाएगी ये समय बताएगा, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर। आखिर में एक बार फिर से हम मनोहर लाल खट्टर जी के बयान का विश्लेषण करना चाहेंगे। उन्होंने जो कहा, एक वर्ग विशेष को जो है गलत मैसेज कांग्रेस की ओर से दिया गया, लेकिन बीजेपी उस वर्ग विशेष का वोट वापस पाने के लिए क्या, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी होने हैं भी, या प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी लगता है कि बीजेपी कर लेगी, क्योंकि अभी तो नायब सिंह सैनी ही प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके पास कार्यभार है। तो प्रदेश अध्यक्ष या राज्यसभा सदस्य के तौर पे क्या इस तरह की कोई संभावना लग रही है कि बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को लेके आए जो दलित हो? देखिए, मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। आज सुबह से अलग अलग सोशल मीडिया पे खबर ये चल रही थी कि बीजेपी हो सकता है कांग्रेस के किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेजे, और ये भी हो सकता है कि वो बड़ा नेता भिवानी से हो। तो बड़ा नेता भिवानी से कौन हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा नवीन जी ये डाउट होता है, क्योंकि अगर भिवानी से जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं, तो वो एक तो पहले ही सुभाष बराला साहब जाट हैं, राज्यसभा में है, तो 2 जाट राज्यसभा में, बीजेपी 5 सीटों में से 2 जाट है। ऐसी गलती मुझे लगता नहीं करेगी। बाकी तो पार्टी की अपनी रणनीति क्या होती है वो तो पार्टी समझे। देखिए डवास जी, हरियाणा में जी जाट समुदाय बड़ा वोट बैंक है जी, और वो बीजेपी के खिलाफ है जी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पूरे हरियाणा में जाटों के तेवर देखे, उनको झेला। किसान आंदोलन के बाद से जितना नुकसान जाट समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, शायद किसी और समुदाय से नहीं हुआ। जाट और सिख समुदाय दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से, तो ये एक वजह हो सकती है। और इनको मुझे लगता है इस साधने के लिए, चाहे ये कांग्रेस का हो सकता है कोई बड़ा चेहरा भाजपा में शामिल करें, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या उसे राज्यसभा में, हालांकि सुभाष बराला को पहले ही राज्यसभा में भेज चुके हैं, लेकिन लोकसभा में उसके बावजूद भी इन्हें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है लोकसभा चुनावों में सुभाष बराला भी कहीं चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए, उनकी सक्रियता कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आई, और वो कहीं गए भी हों तो आप ये देखिए, वो गए, वो अशोक तंवर के साथ उन्होंने दौरे किए, वो कई जगह गए, लेकिन उसका कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर नहीं आया, उस तरीके से नजर नहीं आया उसका। आप ये देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जाटों के वोट नहीं मिले जी, सिखों के वोट नहीं मिले, ये तय है। तो ये उसके अलावा उन्होंने
संविधान की बात करी तो एक बड़ा वर्ग वो भी भारतीय जनता पार्टी से टूटा। देखिए, जब 2-3 वर्ग इकट्ठे होकर के किसी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं तो सरकार को, उस पार्टी को उसका भारी नुकसान होता है हमेशा। और ये सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको साधना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने चुनाव जीतना है, सरकार दोबारा बनानी है, तीसरी बार बनानी है, तो ये बहुत जरूरी होगा इन वोटरों को साधना। दोस्तों, अगर सरकार तीसरी बार बनानी है तो हर वो काम करना पड़ेगा जिसमें पिछले चुनाव में चूक हुई है, ये नवीन जी का कहना है। और बीजेपी उसी मोड में दिखाई दे रही है जिस मोड में सचिन तेंदुलकर रहते हैं। मैं फिर से सचिन तेंदुलकर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैच खत्म होते ही अगले मैच की तैयारी, वो मैच जुट जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का काम लगता है। वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन ये चुनावी मोड कई बार जो है सुस्त भी पड़ जाता है, या कई बार जो है टीम के खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाते हैं। ऐसा भी हुआ, देखा गया। लेकिन इस बार तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही है। आज बीजेपी की रणनीति को लेकर और बीजेपी के समीकरणों को लेकर चर्चा हुई है। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नवीन जी का विश्लेषण आप लोग सुनते हैं। नवीन जी के विश्लेषण पे आप राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय से हमारी राय भी बनती है, मैं बार बार कहता हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बड़ी मेहनत से हम लोग आपके लिए ये शो बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद जी।